हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। एक टाइम था जब फ़ोन का मतलब नोकिया हुआ करता था और अब लोग पूछते हैं कि नोकिया क्या करता है। एक कंपनी जिसके पास 50% से भी ज़्यादा ग्लोबल मार्केट शेयर था वो ऑलमोस्ट जीरो पे आ गई। क्या नोकिया एज अ कंपनी सच में फेल हुई या बस ट्रांसफॉर्म हुई, जो कि हमें पता नहीं है शायद, क्योंकि हम उस मार्केट के प्रोडक्ट्स अब यूज़ नहीं करते। शौक लगेगा सुन के, लेकिन नोकिया सबसे पहले एक मोबाइल कंपनी नहीं हुआ करती थी। सबसे पहले नोकिया ने स्टार्ट किया पेपर मिल से, जहाँ पे वो टॉयलेट पेपर और प्रिंटिंग पेपर बनाया करते थे। फिर उन्होंने पिवट किया रबर में, जहाँ पे वो रबर बूट्स और गाड़ियों के टायर बनाने लगे। फिर वो धीरे धीरे केबल मैन्युफैक्चरिंग में गए, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉनिक्स और टीवी मैन्युफैक्चरिंग में भी गए। फिर नोकिया ने मिलिट्री कम्युनिकेशन डिवाइसेस बनाना शुरू कर दिए। मतलब नोकिया एज अ कंपनी एक मिनी कॉन्ग्लोमरेट बन चुकी थी तब तक। फिर 1980s से लेके 90s तक नोकिया ने पिवट किया टेलीकॉम सेक्टर में, और यही डिसीजन उनको बनाता है फ्यूचर का किंग, जो कि अब पास्ट हो चुका है, लेकिन इसी डिसीजन की वजह से वो टेलीकॉम इंडस्ट्री के किंग बन चुके। जब नोकिया ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंटर किया तो उन्होंने टेलीकॉम नेटवर्क्स बनाना शुरू कर दिया, और फिर आया मोबाइल फोन्स का दौर। 1991 में फर्स्ट जीएसएम कॉल हुआ वर्ल्ड का, और उसको बैकअप किया नोकिया के नेटवर्क ने। जो पहले फोन्स आया करते थे वो बहुत एक्सपेंसिव और बल्कि हुआ करते थे उस टाइम में। उसके बाद धीरे धीरे स्मॉल, ड्यूरेबल और अफोर्डेबल फोन्स आने लगे। नोकिया ने एक चीज शुरुआत से ही क्रैक कर ली थी, वो थी रिलायबिलिटी, बैटरी और सिंपलिसिटी। नोकिया के हर डिवाइस का फाउंडेशन उसकी रिलायबिलिटी, बैटरी और सिंपलिसिटी हुआ करती थी। फिर आया 1998 से 2008 का दौर, जो कि ये 10 साल थे वो नोकिया उसमें कंप्लीटली अनस्टॉपेबल। हर जेब में फ़ोन हुआ करता था और वो सिर्फ नोकिया हुआ करता था। और इसी फेज़ ने नोकिया को वर्ल्ड की नंबर 1 मोबाइल कंपनी बनाई थी। यहाँ पे उनके पास 49% का ग्लोबल मार्केट शेयर हुआ करता था। और इसी फेज़ में उनके आइकॉनिक फ़ोन्स जैसे नोकिया 1100 टॉच टॉप पे हुआ करती थी, नोकिया 3310 जिसको इंडेस्ट्रक्टिबल लेजेंड बोला जाता था। 2003 से 2004 में नोकिया ने पिवट किया अपने कंज्यूमर्स की तरफ, और हर तरह के लोगों के लिए उन्होंने फ़ोन बनाए। बिजनेस यूज़र्स के लिए उन्होंने निकाला द पैंडा, जो नोकिया 6600 हुआ करता था, जो अपने दौर में फीचर्स के हिसाब से एक पावर हाउस हुआ करता था। और यंगस्टर्स के लिए उन्होंने निकाला नोकिया 3220, जिसके साइड से फ्लैशिंग लाइट्स हुआ करते थे। उस टाइम पे वो थोड़ा सा और ऐड करता था अपने ओनर के लिए। एंड यहाँ पे नोकिया बन चुका था एक टैगलाइन, हर घर में नोकिया और हर पॉकेट में नोकिया। फिर आता है 2007, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट बना, और यहाँ पे एंट्री होती है विलन जैसे आईफोन की। जनवरी 9, 2007 को स्टीव जॉब्स ने मैक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में सबसे पहला आईफोन रिलीज किया। आईफोन की फर्स्ट जनरेशन में टेक बहुत ज्यादा शिफ्ट हुआ। जो छोटे से डम फोन्स हुआ करते थे उनमें स्क्रीन छोटे हुआ करते थे। यहाँ पे एप्पल लेके आया 3.5 इंच का टच स्क्रीन, 2 मेगापिक्सल्स का कैमरा और अप टू 16 GB का स्टोरेज, जो कि बहुत ह्यूज था उस टाइम। और सैमसंग मिड 2007 में अपना फोन लेके आया जो F700 हुआ करता था उस टाइम पे। अब साइड से स्लाइड करके उसका कीबोर्ड बाहर आता था। वो भी उस टाइम पे नया था, बिकॉज एवरीवन वाज यूज्ड टू 1 to 9 कीबोर्ड, और यहाँ पे आपको मिला फुल फ्लेज्ड कीबोर्ड। यहाँ से शुरू हुई नोकिया की एक्चुअल प्रॉब्लम्स। नोकिया अपने 3 चीजों पे टिका रहा, रिलायबिलिटी, बैटरी एंड सिंपलिसिटी। बट मार्केट की डिमांड अभी बहुत ज्यादा चेंज होने वाली थी एप्पल और सैमसंग की एंट्री के साथ। अब डेवलपर्स भी सिम्बाइन छोड़ के अपने एंड्रॉइड की तरफ जा रहे थे। अब नोकिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई कि नोकिया ने टच स्क्रीन को पहले इग्नोर किया। नोकिया को यहाँ पे ये लगा होगा कि शायद ये जो स्क्रीन है या फिर काइंड ऑफ स्मार्टफोन्स जो अभी बन रहे हैं वो शॉर्ट टर्म हाइप है, अपने आप बैठ जाएगा और फोकस हमारे फोन्स पे वापस आएगा। और उनको लगा कि कीपैड फोन्स जो है वो डोमिनेंट ही रहे, और यही से स्टोरी में आता है ट्विस्ट। नोकिया कंटिन्यूअसली सिम्बाइन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करता रहा। जो उनके उस टाइम के नए डिवाइसेस भी आए उनमें भी सिम्बाइन ऑपरेटिंग सिस्टम ही हुआ करता था, जो कि अब बहुत बैकवर्ड हो चुका था, क्योंकि अब लोगों को एंड्रॉइड एक्सपीरियंस करने में बहुत मजा आ रहा था और लोग भी नए फोन्स की तरफ मूव हो रहे थे। अब यहाँ पे इंटरनेट फर्स्ट एप्स की बात आ गई, तो लोग थोड़ा थोड़ा इंटरनेट को एक्सप्लोर करने लगे, और फोन्स जो है ऑब्वियसली उनकी जो नीड है चेंज हो गई, क्योंकि लोग अब टच स्क्रीन की तरफ जाने लगे या फिर उन डिवाइसेस की तरफ जाने लगे जो इंटरनेट प्रोवाइड करते थे उस टाइम पे। नोकिया इस टाइम तक भी रेलेवेंट था। जो नोकिया का फर्स्ट टच स्क्रीन फोन आया यहाँ पे, वो नोकिया 5800 था, जो एक्सप्रेस म्यूजिक के नाम से जाना जाता। तो वो यहाँ पे एंट्री की उन्होंने, बट ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी उनका सिम्बाइन नहीं हुआ करता। फिर 5230, 5233, उस टाइम पे नोकिया का फ्लैगशिप फोन हुआ करता था वो, जो 5530 एक्सप्रेस म्यूजिक भी आया 2009 में, या नोकिया 808 प्योर वेव जो कि 2012 में आया, जिसमें 41 मेगापिक्सल्स का कैमरा भी हुआ करता था। बट ये सब सिम्बाइन ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रहे, जिसकी वजह से इनका अडॉप्शन उतना ज्यादा रहा नहीं। और जब नोकिया का मैनेजमेंट इस पॉइंट पे आ गया कि नहीं अब ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करेंगे, तब भी उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन करके उन्होंने विंडोज फोन निकाला।
उस टाइम तक डेवलपर्स एंड्रॉयड पे एक्सटेंसिवली शिफ्ट हो चुके थे। अब ये विंडोज थोड़ा सा नई चीज़ थी मार्केट में, लेकिन उनके फ़ोन्स उतने ज़्यादा चले नहीं और उसका जो इकोसिस्टम था थोड़ा वीक था, बिकॉज उस टाइम पे लोग काफ़ी हद तक एंड्रॉयड पे ऑलरेडी चले गए थे। उस टाइम के एंड्रॉयड वर्जन्स के साथ वो जो नोकिया के लुमिया फ़ोन्स भी आए, वो यूज़र्स के लिए उतने कंपेलिंग नहीं थे। अब इस फेज़ में जब सारी कंपनीज कंप्लीटली अब एंड्रॉयड पे शिफ्ट हो चुकी थी, तो नोकिया ने यहाँ भी मना कर दिया एंड्रॉयड पे जाने से, जो उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई नोकिया की हिस्ट्री में। नोकिया की ऑन द वे काफ़ी सारी चीज़ें रही जो कि अप टू द मार्क नहीं थी। नंबर 1 उनका स्लो इनोवेशन था, जो लेट टच स्क्रीन में आना, जबकि बाकी कंपनीज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी थी जब नोकिया ने टच स्क्रीन पे आना डिसाइड कर दिया। उनके यूआई का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था जब एंड्रॉयड के साथ उसको कंपेयर किया जाता था। सिम्बाइन में अपने आप में वो अच्छा खासा था, बट इन कंपैरिजन टू एंड्रॉयड वो उतना अच्छा नहीं था। और उनका जो इकोसिस्टम के बारे में उन्होंने सोचा नहीं एक्चुअली। एप्पल डे 1 से अपने इकोसिस्टम पे फोकस करता रहा, या फिर एंड्रॉयड में भी काफ़ी सारी कंपनीज ने इकोसिस्टम पे कंप्लीटली फोकस किया, जिसकी वजह से जो उनके कॉम्पिटिटर्स एप्पल या सैमसंग थे, जो कि गेम में काफ़ी आगे निकल चुके और नोकिया बहुत पीछे रह गया। एक और गलत डिसीजन ये था कि गलत कोलैबोरेशन करना। माइक्रोसॉफ्ट के साथ नोकिया का जो कोलैबोरेशन था वो उतना उनके लिए बेनिफिशियल साबित नहीं हुआ, क्योंकि उन फोन्स का भी अडॉप्शन हुआ नहीं और एंड्रॉयड के कंपैरिजन में भी वो उतने अच्छे थे नहीं। और 2012 में उनके लिए मेजर टर्निंग पॉइंट आया जब उनका ग्लोबल मार्केट शेयर 49% से 3.4% पे आ गिरा। ये नोकिया के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुआ। उनके अपने इंटरनल इश्यूज भी उस टाइम पे, जैसे ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज, स्लो इनोवेशन, स्लो डिसीजंस, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस अपने प्रोडक्ट्स में कि लोग हमेशा कीपैड फोन्स के साथ ही रहेंगे। अब 2013 आते आते जिस कंपनी ने दुनिया की स्मार्टफोन इंडस्ट्री पर राज किया था, अब वो धीरे धीरे फेज आउट होने लगी थी, तो नोकिया का जो प्रेजेंस था मार्केट में वो धीरे धीरे घटने लगा। सितंबर 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया कि वो नोकिया के साथ डील कर रहे हैं, उनका मोबाइल फोन यूनिट जो है वो खरीद रहे हैं। और ये डील क्लोज हुई अप्रैल 2014 और नोकिया ने अपने मोबाइल फोन डिवीजन को भेजा $7.2 बिलियन में माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट ने डील की, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने क्या क्या खरीदा। नोकिया का डिवाइसेस एंड सर्विसेज डिवीजन माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया और ल्यूमिया स्मार्टफोन्स का जो लाइनअप था वो उन्होंने खरीदा और 10 साल का लाइसेंस उनके फीचर फोन्स पे नोकिया का नाम यूज करने के लिए, और लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के थ्रू जो नोकिया के पास पेटेंट्स थे उनको यूज करने का उन्होंने परमिशन ली। डील जब 2014 में क्लोज हुई तो ये डिवीजन बना माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने रिब्रांड किया इस मोबाइल सीरीज का लाइनअप को माइक्रोसॉफ्ट ल्यूमिया से। उन्होंने भी कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं लाया डिवाइसेस में, और उस टाइम पे जो डेवलपर्स थे वो एंड्रॉयड को फेवर कर रहे थे, तो धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट भी इस लाइनअप से बाहर गया। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने धीरे धीरे इसमें से एग्जिट करना शुरू कर दिया। 2016 से 2017 तक माइक्रोसॉफ्ट ने ल्यूमिया फोन्स को बनाना बंद कर दिया और विंडोज फोन का सपोर्ट जो था उन्होंने एंड कर दिया, और यहाँ पे उन्होंने भी इस बिजनेस को बेच दिया HMD ग्लोबल को। तो जो ये उन्होंने नोकिया से बिजनेस खरीदा था मोबाइल फोन्स का, उसको माइक्रोसॉफ्ट ल्यूमिया नाम देके फिर इवेंचुअली 2016-17 में उन्होंने HMD ग्लोबल को ये डिवीजन ही बेच दिया, जिन्होंने बाद में फिर नोकिया एंड्रॉयड फोन्स को रिवाइव किया। माइक्रोसॉफ्ट के लिए फाइनल यही रहा कि उन्होंने स्मार्टफोन हार्डवेयर मार्केट को एग्जिट कर लिया और HMD ग्लोबल को ये बिजनेस बेच दिया और देन मोबाइल लाइनअप से बाहर चले गए। HMD ग्लोबल एक फिनिश कंपनी है जो 2016 में एस्टैब्लिश हुई थी। इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मोबाइल डिवाइसेस। ये नोकिया के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव्स ने ही बनाई थी ये कंपनी। तो ऐसा हुआ कि 360 टर्न हुआ, नोकिया ने बिजनेस भेजा माइक्रोसॉफ्ट को, फिर नोकिया के जो एग्जीक्यूटिव्स थे मोबाइल डिवीजन के उस टाइम पे, उन्होंने एक अलग कंपनी बनाई जिसका नाम था HMD। फिर HMD ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये डील की कि उनका जो स्मार्टफोन बिजनेस था अब उन्होंने एक्वायर कर लिया। अब जो दोनों नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट इस फोन बिजनेस से बाहर गए, शायद आपको ये सवाल आ रहा होगा कि नोकिया का नाम आज भी क्यों यूज हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि जब नोकिया ने अपना फोन डिवीजन माइक्रोसॉफ्ट को 2014 में बेच दिया, नोकिया ने एक्चुअली नोकिया ब्रांड का ओनरशिप रखा और माइक्रोसॉफ्ट के पास टेम्पररी राइट्स थे नोकिया का नाम यूज करने के लिए। और जब 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने इस ब्रांड को जो उन्होंने एक्वायर किया था HMD ग्लोबल को बेच दिया, तब HMD ग्लोबल एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में आया नोकिया के साथ उनका नाम यूज करने के लिए फर्दर, और जिसकी वजह से HMD ग्लोबल को ये ओनरशिप मिली कि वो नोकिया नाम अपने फ्यूचर फोन्स में यूज करे और सेम लाइनअप के अंडर अपने फोन्स बेचे। 2014 के आसपास नोकिया कंप्लीटली आउट हुआ मोबाइल फोन बिजनेस से, और उन्होंने फिर अपना फोकस जो है टेलीकॉम सेक्टर पे शिफ्ट किया, जहां से वो एक्चुअली स्टार्ट किए थे। फिर उनके अपने एक्विजिशंस रहे, जो अल्काटेल ल्यूसेंट करके एक कंपनी हुआ करती थी टेलीकॉम इंडस्ट्री में, उन्होंने उसको एक्वायर किया अपने नेटवर्किंग बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और जो उन्होंने ब्रांड लाइसेंसेस HMD ग्लोबल को दी, जहां पे आज भी नोकिया का नाम यूज हो रहा है, वहां पे नोकिया को हर डिवाइस पे रॉयल्टी मिलती है जो HMD ग्लोबल बेचता है, क्यों उनका नाम आज भी यूज कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि नोकिया आजकल क्या कर रहा है,
क्या नोकिया फ़ोन बिजनेस से बाहर जाने के बाद कंपनी ख़त्म हो गई या फिर है और हमें पता नहीं। तो जो नोकिया का आज का फोकस है वो 5G इंडस्ट्री पे है। वो 5G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं अलग अलग कंपनीज़ के लिए। हो सकता है आप जो एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं उसमें बैकएंड का नोकिया का ही इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहा हो नेटवर्किंग के लिए। नोकिया का जो अभी का फोकस है वो क्लाउड एंड AI इनोवेशंस पे है। उनके रिसेंट पार्टनरशिप्स है जो कि एनवीडिया लेवल कोलैबोरेशन उन्होंने रिसेंटली की। मतलब अब नोकिया मार्केट में या फिर कंज्यूमर मार्केट में तो नहीं है, बट आई थिंक वो B2B में अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब नोकिया को शायद बैकएंड का किंग बोल सकते हैं। और आज नोकिया 20 to 22 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस करता है एनुअली। क्योंकि नोकिया मोबाइल फोन मार्केट से बाहर गया तो ऑब्वियस रीजंस उनके कॉम्पिटिटर्स जो है वो चेंज हो गए। अब वो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में है तो उनके कॉम्पिटिटर्स अब यहाँ पे एरिक्सन है या फिर हुआवे है। कहीं ना कहीं वो पहले डोमिनेंट हुआ करते थे मोबाइल फोन मार्केट में, आजकल वो उतने डोमिनेंट नहीं है, बट आज भी वो एक मेजर प्लेयर है टेलीकॉम इंडस्ट्री की। आई थिंक ये सिर्फ एक कंपनी की स्टोरी नहीं है बल्कि एक वार्निंग है। और नोकिया की स्टोरी से हमको काफ़ी सारे लेसन्स मिलते हैं। नंबर 1, टेक्नोलॉजी शिफ्ट को हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज के दौर में जो है टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, एंड आज भी हम में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि शायद AI इज़ अ शॉर्ट टर्म हाइप और उसके बाद बैठ जाएगा। आई थिंक यही लोगों ने बोला था जब क्लाउड कंप्यूटिंग आया था, यही एग्जैक्टली वर्ड्स लोगों ने बोले थे जब इंटरनेट आया था फॉर द फर्स्ट टाइम। और दूसरा लेसन हमारा ये है कि इकोसिस्टम गेट्स अ बेटर प्रेफरेंस देन द प्रोडक्ट इटसेल्फ। आई थिंक सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स, एप्पल इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल्स, सैमसंग बीइंग वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल्स एज वेल, जहाँ पे आप इकोसिस्टम को जो है कंज्यूमर प्रायोरिटाइज करता है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। शायद 10 में से आपका एक प्रोडक्ट खराब भी हो बट आपका इकोसिस्टम अच्छा है तो आपका अडॉप्शन भी सही रहता है। थर्ड लेसन इज स्पीड मैटर्स। बिजनेस में स्पीड मैटर बहुत ज़्यादा करती है। नोकिया ने हर वो चीज़ की जो उनके कॉम्पिटिटर्स ने की, लेकिन उनकी सिर्फ प्रॉब्लम ये थी उन्होंने गलत टाइम पे की। उनकी स्पीड बहुत स्लो थी। जब कॉम्पिटिटर्स टच स्क्रीन पे गए वो कीपैड फोन्स बना रहे थे। जब कॉम्पिटिटर्स इंटरनेट फर्स्ट एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे तब नोकिया नींद से जाके टच स्क्रीन पे आ गया। वो बहुत लेट था उनके लिए भी, बट दिस इज अगेन वन ऑफ द लर्निंग। And the fourth learning is that you should either adapt or you should die. तो नोकिया यहाँ पे अडाप्ट नहीं कर पाया इनिशियल फेज में। जब टच स्क्रीन आया, हाई मेमोरी आई, मल्टीमीडिया का दौर आया, वो सब चीज़ें जब आने लगी या फिर इंटरनेट फर्स्ट एप्लीकेशंस की बात करें, नोकिया उसमें बहुत ज़्यादा स्लो हो गया। तो जिसकी वजह से नोकिया कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गया। नज़रिए की बात है, कुछ लोग बोलेंगे नोकिया फेल हुआ, या फिर कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि उन्होंने अपने आप को फिर से रीएस्टैब्लिश किया एक अलग बिजनेस में जहाँ पे वो आज मार्केट का काफ़ी बड़ा शेयर लेके बैठे आज भी। तो आपके हिसाब से नोकिया फेलियर था या नहीं? यू कैन शेयर मोर डिटेल्स इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आप बोर ना हुए इस स्टोरी से, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।